सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण, और आज हम बात करेंगे सैटेलाइट यानी कि उपग्रह की। कि उपग्रह क्या होता है? तो सैटेलाइट उपग्रह बेसिकली होता क्या है, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि जो पृथ्वी है यानी कि जो प्लैनेट्स है, जो ग्रह है, वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। मान लो ये सन है और इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहे हैं? इसके चारों तरफ प्लैनेट्स यानी कि ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। जैसे पृथ्वी भी क्या करती है? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। अब होता क्या है कि जिस प्रकार सूर्य के चारों तरफ ये ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, उसी प्रकार इन ग्रह के चारों तरफ भी कुछ सेलेस्टियल बॉडी यानी कि कुछ चीजें चक्कर लगा रही हैं, और उन्हीं चीजों को हम कहते हैं सैटेलाइट यानी कि उपग्रह। तो वी नो दैट some planets or not planets, not some planets revolve around the sun in the same way there are some celestial bodies or objects which revolves around the planet are called सैटेलाइट्स। तो होता क्या है, जिस प्रकार से सूर्य के चारों तरफ हमारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, जैसे पृथ्वी भी एक ग्रह है और इसके चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है ना? उसी प्रकार से पृथ्वी के चारों तरफ भी कोई चक्कर लगा रहा होगा। तो ये है सन यानी कि सूर्य, ये है प्लैनेट पृथ्वी हो गई हमारे पास अर्थ, और अर्थ के चारों तरफ जैसे कौन चक्कर लगाता है? हमारा मून, चंद्रमा, वो पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करता है। तो ये बेसिकली क्या होगा, इसको हम कहेंगे प्लैनेट यानी कि ग्रह। जैसे पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है, और ग्रह के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है उसको कहते हैं हम सैटेलाइट यानी कि उपग्रह। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पृथ्वी के ही चारों तरफ कोई चीज चक्कर लगा रही है, ऐसा नहीं है। और भी जो विभिन्न ग्रह होते हैं यानी कि अर्थ के अलावा जितने और प्लैनेट्स होते हैं, उनके भी चारों तरफ कोई ना कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट या बॉडी चक्कर लगा रही है, और उसको उस प्लैनेट का या उस ग्रह का सैटेलाइट बोलेंगे। ठीक है, तो मून जैसे हमारा हो गया बेसिकली, ठीक है, तो वो क्या करता है? पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। उसी प्रकार और भी ग्रह है, उसके अपनी अपनी सैटेलाइट होंगी। तो मून बेसिकली एक नेचुरल सैटेलाइट है, एक हमारे पास प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे फटाफट इसे। चलिए अब क्या बात करेंगे? अब इस सैटेलाइट के ऊपर चर्चा करेंगे भाई। तो सैटेलाइट क्या करती है? मानो ये कोई प्लेनेट है यानी कि ये कोई ग्रह है, और सैटेलाइट इसके चारों तरफ चक्कर लगाए। तो ऐसा नहीं है कि सैटेलाइट कहीं पर भी चक्कर लगाएगी। सैटेलाइट जिस कक्षा पे चक्कर लगाती है इसको कहते हैं पार्किंग ऑर्बिट। और सैटेलाइट यानी कि जो उपग्रह है, ये किसी न किसी वेग से तो चले गए, इसको कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। यानी कि सैटेलाइट जो है किसी ऑर्बिट पे चलता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कक्षा। एक कक्षा में एक कक्षीय वेग से चलेगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी से भागेगी इसके चारों तरफ, कक्षीय वेग। ठीक है, तो हमें यही निकालना है कि क्या इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी और क्या यहाँ पर हमारे पास चीजें होने वाली हैं। ये चीज हम चेक करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, और हमारी जो हेडिंग होगी वो होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, यानी कि उपग्रह का कक्षीय वेग क्या। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो माना यहां पर कोई प्लेनेट है, और ये जो ग्रह है ये यहां से कुछ आर दूरी पर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ये ग्रह जो है कितनी दूरी पर? इसके सेंटर से, यानी मान लेते हैं, चलो ये पृथ्वी है, अर्थ की त्रिज्या आपको पता है, पृथ्वी का रेडियस यानी कि अर्थ का रेडियस हमें पता है आर ई, और सेंटर से मान लेते हैं ये कितनी दूरी पर है? आर दूरी पर ये चक्कर लगा रहा है। कौन? ये उपग्रह। ठीक है, इसका भी तो कुछ द्रव्यमान होगा, तो माना इस उपग्रह का द्रव्यमान m है,
जो कितने वेग से इसके चक्कर लगा रहा है, जो लगा रहा है वी नॉट वेग से, तो हमें यही तो निकालना है वी नॉट कि कितनी स्पीड से ये इसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा। अब यहां पर हमने क्या माना, तो हम मान लेते हैं कि एमई जो है पृथ्वी का द्रव्यमान है, एमई जो है वो पृथ्वी का द्रव्यमान। तो चलिए देखते हैं, हमें पता है यदि यहां पर इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो इन दोनों के बीच एक गुरुत्वाकर्षण बल होगा, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जो दिया जाएगा GME m/r का स्क्वायर। यह है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सैटेलाइट एंड अर्थ, यानी कि यह गुरुत्वाकर्षण बल सैटेलाइट यानी कि उस उपग्रह और पृथ्वी के बीच। अब दोस्तों आप सभी को एक बात बहुत अच्छे से पता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये क्या करेगा, ये इसको घुमाने का काम कर रहा है, यानी कि ये प्लैनेट इसके चारों तरफ घूम रहा है। अब प्लैनेट अपने आप तो घूमेगा नहीं, प्लैनेट को चाहिए एक फोर्स। शायद आपने सर्कुलर मोशन में एक बात ध्यान से सुनी होगी कि जब भी किसी वस्तु को किसी सर्कुलर पाथ में, यानी कि किसी वस्तु को जब किसी वृत्ताकार पथ पे घूमना होता है तो उस वस्तु के पास एक बल बहुत आवश्यक है, बिना उस बल के वो वस्तु वृत्ताकार पथ पे नहीं घूम सकती, यानी कि विदाउट दैट फोर्स द बॉडी इज नॉट एबल टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ एंड दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल। और वो क्या होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। अब यहां पर सवाल यह है कि सर वी नॉट क्यों, क्योंकि कितनी स्पीड से घूम रही है ये वी नॉट, और हमें ये वी नॉट ही कैलकुलेट करना है। तो दिस इज द फोर्स। नाउ दिस फोर्स यानी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये कोई नया फोर्स नहीं होता, एक फोर्स इस फोर्स का रूप लेता है, यानी कि पहले से ही कोई जो बल मौजूद है वही इसका रूप लेगा। तो पहले से कौन सा बल मौजूद था, पहले बल था हमारे पास GME अपॉन आर स्क्वायर, और दूसरा बल है हमारे पास MV नॉट अपॉन आर। तो हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे 1 and 2 को, यानी कि पहले और दूसरी समीकरण को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो जैसे ही हमने इसे बराबर किया तो हमारे पास मान आएगा GMEM अपॉन आर स्क्वायर बराबर MV नॉट का स्क्वायर बटा आर। M से M कट जाएगा, एक आर से एक आर कट गया, हमारे पास V नॉट का मान आएगा V नॉट का स्क्वायर बराबर GME अपॉन आर, और V नॉट बराबर आ जाएगा अंडर रूट GME अपॉन आर। ये है हमारे पास कक्षा वेग। चलिए नोट करेंगे इस पॉइंट। अब ये जो दूरी है, ये दूरी तो पृथ्वी के केंद्र से है, यानी कि मान लिया ये यहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या है यहां से यहां तक, और ये पॉइंट यहां से यहां पे है, यहां पर वो सैटेलाइट घूम रही है, तो ये पूरी दूरी है आर। अगर मैंने कहा कि पृथ्वी के सेंटर से यानी कि केंद्र से यहां तक है आर ई, और यहां से एच, तो आर का मान क्या हो जाएगा, आर ई प्लस एच हो जाएगा, यानी कि ये हाइट है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की सतह से। सो लेट h इज इक्वल टू हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। सो h विल बी आर ई प्लस एच का मान हो जाएगा r बराबर, माना h पृथ्वी की सतह से ऊपर की ऊंचाई है, जहां पर वो उपग्रह घूम रहा है, मान लो h ऊंचाई पर वो उपग्रह घूम रहा है, ठीक है। तो आर ई का मान कितना बन जाएगा, आर ई प्लस एच बन जाएगा। तो अगर हम इस आर की जगह आर ई प्लस एच लगाएं तो ये बन जाएगा वी नॉट बराबर अंडर रूट GME अपॉन आर ई प्लस एच, यानी कि h ऊंचाई पर यदि वह उपग्रह है तो पृथ्वी की सतह से, तो हमारे पास जो उसका कक्ष वेग आ जाएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी, इट विल बी अंडर रूट GME अपॉन आर ई प्लस एच। वी नो दैट, हमें पता है, देखिए G का जो फॉर्मूला होता है वो होता है GME अपॉन आर ई का स्क्वायर। अब सीधी सीधी बात है, अगर मैं GME का मान निकालूं तो वो निकलेगा GRE का स्क्वायर। अगर मैं इस GME को यहां रख दूं, इक्वेशन नंबर पहली मान लो, चलो इस पे, तो हमारे पास V नॉट बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट GRE का स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच।
ये भी हमारा कक्षा वेग निकलेगा। अब यहां से हमें एक चीज दिख रही होगी कि ये आर ई का स्क्वायर है, तो ये बाहर आ जाएगा आर ई और ये बन जाएगा अंडर रूट जी अपॉन आर ई प्लस। तो ये बन गया हमारा कक्षा वेग यानी कि ऑर्बिटल स्पीड। तो आपको इन दोनों समीकरणों से एक चीज पता लग रही होगी, देखो इस वाले से भी और इस वाले से भी, जिसको हम इक्वेशन 1 और 2 नाम दे रहे हैं, कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी, जैसे मान लो ये पृथ्वी है और एक सैटेलाइट यहां पर घूम रही है इस सरफेस से, और एक सैटेलाइट इस पृथ्वी से यहां पर घूम रही है। आपको साफ पता लग रहा होगा ये H1 ऊंचाई है, ये H2 ऊंचाई है। तो कौन सी सैटेलाइट, कौन सा उपग्रह तेज घूम रहा होगा? तो आप बोलोगे जो पृथ्वी के पास है उसको तेज घूमना होगा, क्योंकि जैसे 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 ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे 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 वेग कम होता जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑर्बिटल स्पीड है यानी कि जो कक्षा वेग है, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट depends upon the height of satellite from Earth's surface. Greater is the height, less velocity is required for motion of satellite. जितनी ज्यादा ऊंचाई बढ़ती जाएगी पृथ्वी की सतह से, उतनी कम हमें वेग चाहिए उस सैटेलाइट को बनाए रखने के। अब चलिए इस वाले सूत्र को दोबारा लिखें, फर्स्ट वाले को, और चेक करते हैं एक चीज कि यदि इफ सैटेलाइट is moving, is revolving very near to earth, पृथ्वी के बहुत पास अगर होगी, है ना, तो जो h का मान है भाई वो बहुत ही छोटा हो जाएगा पृथ्वी की त्रिज्या से। अब अगर h छोटा हो जाएगा तो v नॉट का फॉर्मूला याद करें, इट विल बी अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर ई, क्योंकि h को हम नेगलेक्ट कर देंगे, बहुत छोटा है। तो g का मान आप सभी को पता है 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान हमें पता है 6 गुणा 10 की घात 24 किलो। हमें पृथ्वी की त्रिज्या भी पता है 6.37 गुणा 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड, सॉरी मीटर होगा। ठीक है, ये हमारे पास सारी वैल्यू आ गई। इन सारे मान को अगर हम लगाएंगे, इन सारी वैल्यूज को लगाने के बाद हमारे पास जो स्पीड आएगी वो आएगी 7.9 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, जिसको हम नियरली बोल सकते हैं 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि लमसम 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो यदि आपको पृथ्वी के सबसे पास किसी उपग्रह को रखना है तो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल होनी चाहिए, यानी कि 1 सेकंड के अंदर 8 किलोमीटर की चाल से वो सैटेलाइट भागेगी, तो ही वो सैटेलाइट टिक सकती है, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, या तो आप इस वाले सूत्र को लगाएं या आप फिर इस वाले सूत्र को भी लगा सकते हैं। यहां से h हटा दो तो g बटा आर ई बन जाएगा, यहां से सॉल्व करें तो भी आपका आंसर यही आएगा। तो अगर पृथ्वी की सतह के पास आपको कोई उपग्रह घुमाना है तो सबसे मिनिमम स्पीड कितनी होगी? इतनी, मैक्सिमम स्पीड भाई, सॉरी मैक्सिमम इतनी, इससे ज्यादा तो आप कितनी भी दें, ठीक है, पर इतनी होनी चाहिए मिनिमम स्पीड, इसको हम कहेंगे न्यूनतम मान, मैक्सिमम कह रहा हूं मिनिमम स्पीड, इतनी स्पीड तो होनी चाहिए, इससे कम में सैटेलाइट नहीं घूमेगी पृथ्वी के पास। अब इससे दूर आप चले जाओ तो इससे कम आपकी स्पीड हो सकती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना।
तो आज की क्लास में हमने बेसिकली क्या देखा, ऑर्बिटल स्पीड देखी यानी कि कक्षा वेग देखा। नेक्स्ट क्लास में हम आने वाली क्लासेस में अब टाइम पीरियड भी देखेंगे, आवर्तकाल भी देखेंगे कि कितना टाइम लगता है इसे चक्कर काटने में। ठीक है, फिर एक समीकरण और देखना है जिसमें पलायन वेग और कक्षा वेग के बीच हम अनुपात निकालेंगे, यानी कि रिलेशन निकालेंगे हम ऑर्बिटल स्पीड और एस्केप स्पीड के बीच, एस्केप वेलोसिटी के बीच। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।